अगर ये बात समझ में आ गई ना तो आधी टेंशन तो आपकी आज ही खत्म हो जाएगी। जब भी हम बस में बैठते हैं हमें ड्राइवर का नाम भी पता नहीं होता है, फिर भी हम आराम से सफ़र करते हैं। जब भी हम प्लेन में बैठते हैं हमने पायलट को देखा तक नहीं होता है, फिर भी हमें भरोसा होता है कि वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। जब हम जहाज में बैठते हैं तो कैप्टन पर भरोसा करके अपना सफर शुरू करते हैं। फिर जिंदगी में इतना डर क्यों, इतनी चिंता क्यों, इतनी बेचैनी क्यों, जब आपको पता है कि आपकी जिंदगी की कमान उस ऊपर वाले के हाथ में है, जो जानता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। भरोसा रखिए, जिसने आपको आज तक संभाला है ना वो आगे आपको रास्ता दिखाएगा। बिलीव इन गॉड। मेरा आज है 14 जुलाई मंगलवार 2026। आज के मेरे दिन की शुरुआत हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि 13 जुलाई 2026 को मैं रात को सोई ही नहीं, तो 14 जुलाई को सवेरे की शुरुआत कैसे होगी? 13 जुलाई और 14 जुलाई का दिन मेरा मिक्स हो चुका है। अब 13 जुलाई को मैंने बताया था कि मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूं। लगभग रात के 1:30 बजे 1:30 पर मुझे हॉस्पिटल ले गए मेरे हस्बैंड और मेरे मम्मी पापा। उस वक्त मैं लेबर पेन से बहुत ही बुरी तरीके से जूझ रही थी। मेरे पास ना ही कोई मोबाइल था और ना ही मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने की सूझ थी। इसलिए मैं मेरे जो प्रेगनेंसी डिलीवरी का जो सफ़र है उसे सफ़र करते करते ही आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, मैं लेबर पेन से जूझ रही थी, जो भी मेरे साथ हुआ, तो वो ऐसी क्या नौबत आ गई है जो मैं आपको सुना रही हूँ सफ़र करते करते। देखिए, हो सकता है कि आपकी भी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, कुछ दिनों बाद आपकी डिलीवरी होने वाली हो, या फिर आपकी वाइफ की फ़र्स्ट डिलीवरी होने वाली हो, या फिर आपकी फ़र्स्ट डिलीवरी हो चुकी है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है आपकी पहले, अब आपको नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, या फिर आपको अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी का एक्सपीरियंस जानना है तो उसके लिए आप मेरे सफ़र को सुन सकते हो। अदरवाइज स्किप दिस वीडियो, जिससे आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सको, आपको हिम्मत मिल सके। ये सफ़र दुनिया का सबसे ख़तरनाक सफ़र है और इस सफ़र की मंजिल दुनिया की सबसे सुंदर मंजिल है और ये मंजिल अमूल्य है। इसे दुनिया की किसी भी दौलत द्वारा खरीदा नहीं जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने हज़ारों लोगों को इस सफ़र को करने के लिए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में मन्नत करते हुए देखा है और अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हज़ारों लाखों रुपए भी खर्च करते हुए देखा है। मेरी इस बात को अदरवाइज़ मत लीजिएगा, केवल मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जैसा मैंने देखा है तो मेरे लिए तो ये सफ़र अमूल्य ही है और इसकी जो मंजिल है इसकी कोई भी कीमत नहीं चुकाई जा सकती है। तो इस खतरनाक सफ़र में से बाहर निकालने के लिए मैं भी आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं, बस इसी उद्देश्य से मैं अपनी ये जो जर्नी है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं भवानी मंडी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि मैंने 9 मंथ के दौरान जो भी आयरन कैल्शियम की टेबलेट या फिर जो भी जाँच वगैरह सोनोग्राफी कराई जाती है वो सारा ट्रीटमेंट मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट क्यों लिया, भवानी मंडी में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है प्राइवेट, तो वहाँ का ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया। तो देखिए, इसके 3 कारण हैं। तीनों कारण मैं बताती हूँ आपको। पहला कारण, जब मेरा पीरियड मिस हुआ तो मैंने मेरे फ्रेंड और मेरे कुछ रिलेटिव्स जिन पर मेरे को विश्वास है उनसे बात की तो उन्होंने मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल सजेस्ट किया। दूसरा कारण ये है कि भवानी मंडी में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें मेरे किसी दूर के रिलेटिव की ड्यूटी है। रिश्तेदारी तो हमारी बहुत ही दूर की है, लेकिन उनसे मेरे को अपनापन हमेशा मेरी बहन जैसा मिला। जब भी मैंने
प्रेगनेंसी से लेकर उनसे कुछ भी क्वेश्चन किया या कुछ भी डिस्कस किया तो उन्होंने मेरे को अच्छे से समझाया और उन्होंने भी मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही सजेस्ट किया और उनके विश्वास की वजह से भी मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल चुना। और सबसे लास्ट जो तीसरा कारण है वो ये है कि मैं सोशल मीडिया पर अक्सर देखती रहती हूँ जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है उसमें 95% डिलीवरी सिजेरियन होती है। नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत कम होते हैं क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपके साथ कोई भी ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जाता है। जैसे ही आपको कुछ भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत वहाँ पर सिजेरियन द्वारा आपकी डिलीवरी करा दी जाती है जिससे आप और आपका बच्चा सेफ रहे। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपके और आपके बच्चे के साथ कोई भी रिस्क नहीं लिया जाता है टाइम गंवाकर। और मेरे को नॉर्मल डिलीवरी करवानी थी इसलिए भी मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही चुना। 9 मंथ के लास्ट तक भी मेरे को सोनोग्राफी में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखी जिससे मेरी नॉर्मल डिलीवरी ना हो सके। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती तो फिर हो सकता कि मेरे को भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता और लास्ट ऑप्शन सिजेरियन ही करवाना पड़ता। देखिए नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो शरीर की कैपेसिटी या फिर आप पेशेंस रख सकते हो या नहीं, और बाकी ऊपर वाले की मर्जी। नॉर्मल डिलीवरी में सबसे ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है और अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते हो तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन रेडी है सिजेरियन। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। नॉर्मल डिलीवरी में जहाँ पर आपका दर्द ख़त्म हो जाता है, सिजेरियन में वहीं से बस आपका दर्द शुरू होता है। नॉर्मल डिलीवरी में डिलीवरी होने के बाद 1 सेकंड में सारा दर्द गायब हो जाता है और सिजेरियन डिलीवरी में डिलीवरी होने के 1 सेकंड बाद ही आपका दर्द स्टार्ट होता है। दर्द से आप कहीं पर भी नहीं बच सकते हो, ना तो नॉर्मल में ना सिजेरियन में। अगर आप सोच रहे होंगे कि सिजेरियन में दर्द नहीं उठाना पड़ेगा तो इस गलत फहमी में मत रहिए। इस दर्द से आपको कोई भी दवा नहीं बचा सकती। बस आप खुद को दर्द सहने के लिए रेडी रखिए। जैसा मैंने गलती किया है वैसा आप मत करिए। हमेशा अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दर्द सहने के लिए हर वक्त रेडी रखिए। मैंने गलती की ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो प्रेगनेंसी टाइम था उसमें मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, बिल्कुल भी आलस नहीं किया, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। एक्सरसाइज, घूमना फिरना, हेल्दी डाइट लेना, जो भी बताया गया मुझे या फिर जहाँ से भी जो नॉलेज मिला वो मैंने सारा किया। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं जाऊँगी हॉस्पिटल में और 1 आधे घंटे में मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और मैं घर वापस आ जाऊँगी। मुझे ऐसा लगता था बट ऐसा हुआ नहीं। मुझे बहुत लंबे टाइम तक दर्द सहना पड़ा। इसलिए आप इस गलत फहमी में मत रहिए। आप चाहे कितना ही काम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, हेल्दी डाइट ले रहे हो या फिर आपको जो भी बताया हुआ है आप सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आपको दर्द सहना ही पड़ेगा। इसलिए दर्द सहने के लिए बस रेडी रखिए खुद को। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन उसका कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ आपको कि आप हेल्दी डाइट मत लीजिए, एक्सरसाइज मत करिए, घूमना फिरना सब बंद कर दीजिए। ये तो सब करना ही है आपको और इसके अलावा भी आपको रेडी करना है खुद को, ठीक है। अब लौट आती हूँ मैं 14 जुलाई की रात वाले सफ़र पर। तो देखिए हम रात को हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। आधी रात में पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा छाया हुआ है। अब जैसा हमको बताया गया था कि आपको वहाँ जाना है तो हम उस रूम में पहुँचे। मम्मी ने खटखट दरवाज़ा बजाया। कुछ देर में से रूम के अंदर से एक सिस्टर निकल कर आई। उन्होंने मेरा चेकअप किया और उन्होंने बोला कि अभी काफ़ी टाइम लगेगा, आप वार्ड में जाकर रेस्ट करिए, अगर कुछ दिक्कत आए तो आप फिर से आ जाइए मेरे पास। हम भी उस वार्ड में पहुंच गए जहां पर डिलीवरी होने से पहले और डिलीवरी होने के बाद पेशेंट को रखा जाता है। वहां पर 3-4 पेशेंट ऑलरेडी रेस्ट कर रहे थे जिनके छोटे छोटे अभी 1-1 दिन के 2-2 दिन के बच्चे थे। एक पलंग पर ले जाकर मेरे को भी सुला दिया गया। मैं मेरी मम्मी की गोदी में सर रखकर सो गई। अभी भी मैं
लेबर पेन से बहुत बुरी तरीके से जूझ रही थी, लेकिन अब मैं जोर जोर से वहाँ पर चिल्ला नहीं सकती थी क्योंकि आसपास सब सो रहे थे। इसलिए अब मैंने खुद पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ठीक है, दर्द मुझे बहुत ही ज़्यादा हद पार हो रहा था, फिर भी मैं खुद के ऊपर कंट्रोल कर रही थी। अब उस रूम में घड़ी लगी हुई थी जिस पर मेरी निगाहें जा रही थी बार बार, और उस घड़ी में बज रही थी 9:30। ठीक है, 9:30 इसलिए बज रही थी क्योंकि उस घड़ी का सेल खत्म हो चुका था, और मैं बार बार घड़ी को देख रही थी और ये सोच रही थी कि ये घड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। मेरी मम्मी मेरे को फिर से चेकअप कराने के लिए ले गई। फिर मैडम ने चेक किया और फिर बोला अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आप जाइए रेस्ट करिए। अब मेरी हिम्मत धीरे धीरे टूटती जा रही थी क्योंकि मुझे दर्द सहन करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। फिर से मैं खुद पर कंट्रोल करने लगी, थोड़ा बहुत मम्मी से बोलती रही कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरी माँ मेरे को समझाती रही कि बेटा ऐसा होता रहेगा, टेंशन नहीं लेना, सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ मेरे को हर बार यही समझा रही थी, टेंशन नहीं लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबको होता है ऐसा दर्द। फिर भी मैं बार बार बोल रही थी कि मेरे से अब सहन नहीं हो रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मम्मी फिर से वही बातें दोहरा रही थी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब फिर से वापस से 2-3 घंटे बाद फिर चेकअप कराने गए हम। फिर से मैडम ने बोला अभी 3-4 घंटे और लगेंगे, आप जाइए रेस्ट करिए। अब मेरा सब्र का बांध टूट चुका था। अब मैं मेरी माँ की गोद में लेटी हुई थी और जोर जोर से रोने लगी, और मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मेरे पापा को बुला, मेरे से अब दर्द सहन नहीं हो रहा है, मुझे इस हॉस्पिटल से बाहर ले चलो वरना मैं मर जाऊंगी। मेरी मम्मी ने मेरे को समझाया कि बस थोड़ी सी देर की और बात है, पूरी रात तो निकल गई, अब इतना टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा और सहन कर ले बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं मेरी मम्मी के ऊपर गुस्सा करने लगी। मेरे को अभी भयंकर पेन हो रहा था। मैंने मेरी मम्मी को बोला कि तू चुप हो जा, और मेरे पापा को बोला मेरे को झालावाड़ ले चलो, कोटा ले चलो, मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले चलो, मेरे सब दर्द सहन नहीं हो रहा है, मेरा ऑपरेशन करवा दो, बार बार मैं ये भी बोल रही थी। ठीक है, मैं कुछ भी बोलते जा रही थी जो मेरे मन में आ रहा था। मेरा दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, लेकिन मेरी माँ धीरे से बस मेरे को फिर भी ऐसे ही समझा रही थी पहले की तरह, नहीं बेटा अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा और सहन कर लो। हस्बैंड को बुलाओ, मेरी माँ को, मेरे पापा को नहीं बुला रही हूँ तो वो ले जाएंगे मेरे को दूसरे हॉस्पिटल में, लेकिन अब मैं यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगी। मैं बोल तो रही थी ऐसे, लेकिन वहाँ से जाने का मेरा भी अंदर से मन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं इस हॉस्पिटल से बाहर निकली, क्योंकि मेरे को अभी पेन सहन करते करते पूरी रात हो चुकी है, सवेरा हो गया है, लगभग ये सवेरे 5 बजे की बात है। 5 से 6 बजे मैं बोलने लग गई थी कि मुझे अब दूसरे हॉस्पिटल में ले चलो, मेरे को तो बाहर ले चलो, मर जाऊंगी, ये हो जाएगा, मेरे से अब दर्द सहन नहीं हो रहा है। तो अब मैं अगर इस हॉस्पिटल से बाहर जाती तो तुरंत मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में सिजेरियन हो जाता। क्यों? क्योंकि मेरे को लेबर पेन सहन करते करते पूरी रात हो चुकी थी, इसलिए मेरा अंदर से तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं यहाँ से जाऊँ। पर बस मैं अपने दर्द को थोड़ा कम करने के लिए मेरे मन में जो भी आ रहा था वो बोलते जा रही थी। फिर कुछ घंटे निकले और मेरे को उठाकर फिर से चेकअप रूम की तरफ ले जा रहे थे। तब मैं मेरी मम्मी को बोल रही थी कि ये लास्ट बार है, अब मैं वहाँ से बाहर नहीं आऊँगी, और अगर मैं वहाँ से बाहर आई तो अब इस रूम में और इस बेड के ऊपर नहीं आऊँगी मैं, मुझे या तो बाहर ले चलो या फिर मुझे वहीं लेटा रहने दो जहाँ पर मेरा चेकअप हो रहा है, मैं अब वहाँ से बाहर नहीं आ रही हूँ। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे उठा कर चला कर इधर से उधर आप ले जा रहे हो। ठीक है, फिर मैडम ने चेक किया, फिर बोला अभी 2-3 घंटे और लगेंगे, जाओ रेस्ट करो। अब मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, और अब मेरी जो सहनशीलता ख़त्म हो चुकी थी, मैं अंदर से टूटने लगी थी, मुझ में अब हिम्मत भी नहीं रही थी। 2 लोगों ने मेरे को दोनों साइड से पकड़ रखा था, मेरे अपने पैरों पर अब ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मेरा दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। अब जो पूरे हॉस्पिटल में और वहाँ पर जो रूम में बाकी की जो लेडीज़ थी, जो भी थे हॉस्पिटल में,
मेरे को जो देख रहे थे उन सबको मेरे ऊपर अब तरस आ रहा था। वो सब मेरी मम्मी को बोल रहे थे कि आपकी बच्ची की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आप इसको घुमाओ, इसे लेटाए मत रखो, इसको घुमाओ, कुछ खिलाओ, पानी पिलाओ, इसकी डिलीवरी होने में थोड़ी मदद मिलेगी, इसको लेटा मत रहने दो। लेकिन मेरी कंडीशन ये थी कि मैं घूमना तो दूर, मैं मेरी माँ की गोद में से उठना तक नहीं चाहती थी और मैंने मेरी मम्मी का हाथ भी कसकर पकड़ रखा था। लेकिन सभी एक ही बात बोल रहे थे कि इसको ऐसे गोदी में लिटाए मत रखो, इसको उठाओ और इसको घुमाओ, तभी इसकी हालत में थोड़ा सुधार आएगा। लेकिन मैं बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। ठीक है, अब सवेरा हो चुका था, लगभग 7-8 बज चुके थे। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स वगैरह, सिस्टर, नर्सें जो भी थे, वो भी सब अपने टाइम के हिसाब से अपनी अपनी ड्यूटी पर आने लग गए थे, आ चुके थे। हो सकता है कि उनके लिए उनकी ड्यूटी है, रोज़ का काम है, वो डिलीवरी कराते हैं, वो जो डिलीवरी वाले पेशेंट होते हैं उनको समझाते हैं, उनको घुमाते हैं, फिराते हैं। जो भी नर्सें हैं, हॉस्पिटल की सिस्टर है, जो भी आंगनवाड़ी वाली मैडम है, जो भी उनका काम है, उनके लिए वो सिर्फ उनका काम है। लेकिन मेरे लिए वो भगवान है, क्योंकि मेरी जो हालत हुई, मैंने मेरी मम्मी की बात तो नहीं सुनी, लेकिन आंगनबाड़ी वाली जो मैडम है उन्होंने ही मेरे को घुमाया, तो मुझे कुछ हिम्मत मिली, मैं घूमने फिरने लगी। फिर अब किसी ने एडवाइस दी कि इसको कुछ खिलाओ, उसकी जो इच्छा है वो खिलाओ। अब इंसान दर्द से इतना जूझ रहा है, उसका क्या ही खाने का मन करेगा। मैंने साफ मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे बस इस दर्द से मुक्ति चाहिए, अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है। फिर मैडम ने समझाया मेरे को कि आपको कुछ खाना ही पड़ेगा, तभी आपके शरीर में थोड़ी हिम्मत आएगी। फिर मेरे पापा गए, भागकर जल्दी से कचौरियाँ लेकर आए। अब ऐसी हालत में मैं क्या कचौरी खाऊं, तो क्या करूं। अब सभी बोल रहे थे खाओगे तो अच्छा रहेगा। अब खाने लगी मैं, तो वो मेरे गले में से अंदर नहीं उतर रही है। मेरी हालत ही नहीं है कुछ खाने की, तो मैं कैसे खाऊं। फिर भी मैं ज़बरदस्ती खा रही हूँ, अंदर नहीं उतर रही है। तो मैं पानी पी पी के, जैसे अपन टैबलेट को उतारते हैं ना अंदर, वैसे ही मैंने उस कचौरी को उतारा। जितनी मैं खा सकी उतनी मैंने पानी पी पी कर, आंखें बंद करके जबरदस्ती खाकर सीधी मेरे को उल्टियाँ हुई बहुत देर तक। ऐसा करते करते थोड़ा टाइम और निकला और अब मेरी हालत धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही थी। अब मुझे दोनों साइड से पकड़कर फिर से चेकअप रूम में ले गए। दोनों साइड से मुझे पकड़ रखा था। अब मुझे ये भी याद नहीं रहने लगा था कि मुझे किसने पकड़ रखा है, मेरे पापा ने, मेरे हस्बैंड ने या मेरी मम्मी ने, इनमें से किसी ने पकड़ रखा था। अब जो डॉक्टर जिन्होंने मेरा 9 मंथ ट्रीटमेंट चला, जिन्होंने मेरे को 9 मंथ टैबलेट दी, सोनोग्राफी जांचें वगैरह की, वो भी हॉस्पिटल में उस वक्त चेकअप रूम में ही थे। अब उन्होंने मेरी हालत को देखकर मुझे पहचाना तक नहीं और मेरे पापा और मेरे हस्बैंड को भी बोल दिया कि आप इसको यहाँ से ले जाओ, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसी कंडीशन में क्या है नॉर्मल डिलीवरी होगी और बीच में कुछ भी दिक्कत हो सकती है, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया क्योंकि जब मैं अपने पैरों पर ही खड़ी नहीं हो पा रही हूँ तो मैं डिलीवरी क्या हो सकेगी, मेरा डिलीवरी के वक्त क्या होगा मेरा। तो फिर मेरे पापा और मेरे हस्बैंड ने उन डॉक्टर्स को बोला कोशिश करिए जितना हो सकता है, अगर फिर भी पॉसिबल नहीं हो पाया तो हम ले जाएंगे दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में। ठीक है, अब ये बात तो मेरे को बाद में पता चली, उस वक्त मुझे याद नहीं थी। लगभग 10:55 हो चुके थे सवेरे के, ठीक है, और लगभग अगले 1 मिनट के बाद 10:56 पर मेरा मोक्ष मेरे पास आ चुका था। 10:56 पर मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने था और अब मेरा सारा दुख दर्द अगले 1 सेकंड में गायब हो चुका था, जैसे किसी ने कोई चमत्कार कर दिया हो। और उसी वक्त मेरा भी फिर से जन्म हुआ मेरी माँ के लिए, क्योंकि उसके बाद मेरी माँ ने मेरे को बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह संभाला। अब मेरी डिलीवरी हो चुकी थी, अब सबको राहत आ चुकी थी। अब डिलीवरी होने के बाद मैंने एक चीज़ और नोटिस की है यहीं पर,
हॉस्पिटल में और मैं बेड पर लेटी हुई थी डिलीवरी रूम में ही। डिलीवरी होने के बाद सब भाग भाग कर मेरे बच्चे के पास जा रहे थे। उसको मेरे से थोड़ा सा दूर लेटाया हुआ था और देख रहे थे कि लड़का हुआ है या लड़की। अब जब रूम में मेरी माँ आई तो वो भागकर मेरे बच्चे के पास नहीं गई, वो भागकर मेरे पास आई, वो मेरे सर के यहाँ पर हाथ रखा और मेरे को देखने लगी। तो उसको कोई मतलब नहीं था कि मेरे को लड़का हुआ है या लड़की, बस अब उसकी टेंशन इसलिए ख़त्म थी कि मेरी डिलीवरी हो चुकी है, बच्चा भी स्वस्थ है और मैं भी स्वस्थ हूँ। ये होती है माँ। अब इसके बाद जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरी करी गई और मेरे को 3 दिन के लिए बेड रेस्ट मिला। उसी हॉस्पिटल में हम 3 दिन और रुके। मेरी पूरी इस जर्नी का सारांश ये है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको पेशेंस रखना होगा और असहनीय दर्द सहना होगा लंबे टाइम तक, 12 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे तक, और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। अब बाहर सब मिठाइयाँ बांट रहे थे, सबको मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी और मुझे